गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी सीबीएसई क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जो है साइंस की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलेगा, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं इस तरह से चलता हूँ, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को। तो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे गाँव देहात कहीं पर बैठा हो, चाहे शहर में बैठा हो, नॉलेज कहीं भी ले सकता है। आप लोगों से बस इतना अनुरोध है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का साइंस का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे, जैसे मैंने बता रखा है आपको। हिंदी में बोलें तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्रॉप का मतलब होता है फसल, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे फसल को उगाया जाए, बनाया जाए, फसल को किस तरह से उगाया जाए। एंड मैनेजमेंट, और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपने मिट्टी ली और मिट्टी लेके आपने घर में गमला था, उसमें मिट्टी डाली, ठीक है, उसमें बीज डाले, बीज डालने के बाद जो है आपने उसमें फर्टिलाइज़र दिए यानी खाद लगाया, उसकी केयरिंग की, धीरे धीरे उसको केयर किया, उसको देखभाल की, डेली पानी डालना, ठीक है, धूप में सही, ज़्यादा धूप में तो नहीं रखा हुआ। तो इस तरह से आपने उसकी केयर की और आपने देखा कि वो एक ग्रीन प्लांट जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया, ग्रो हो गया। उसे हम करेंगे कि प्लांट को हमने क्या किया, मैनेज किया और वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया, यानी उत्पादन हो गया उसका। तो क्रॉप माने हो गया फसल, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में हम जो है, क्रॉप क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलों के प्रकार कितने होते हैं। भाई फसल तो बहुत सारे तरह की होती है ना। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, जो कि आप देखो आपकी जो साइंस है ना, हमारे आसपास के समाज से ली हुई है, सोशली आपको अवेयर करने के लिए कि किस तरह से जो है हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसको प्रैक्टिकली हम सीखें। साइंस का मतलब ये है। तो आपकी 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी ना, वो आपके आसपास इर्द गिर्द में आपके एग्जांपल्स, आपके चैप्टर्स हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में है, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दे रखी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी किस तरह की है, ठीक है, उसको जो प्रिपेयर कैसे करें प्लांट ग्रो करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए, सोइंग, ठीक है, बोबोई, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर से किस तरह से दे, इरीगेशन क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है। उसके बाद ये सारा आप कुछ दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रॉप, यानी फसल होती क्या है। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, चाय की खेती हो गई, टी, मेज़ हो गया, राइस, चावल, वीट, गेहूं की खेती हो गई, चाय, मक्का, चावल, गेहूं इत्यादि। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने एक बीज लेके आए, उसे मिट्टी में बोया और मिट्टी में बोने के बाद वो प्लांट हो गया, तो वो हुआ एक प्लांट, ठीक है। अब उसी बीज को अगर हम लार्ज एरिया में, थोड़े से ज़्यादा एरिया में अगर हम उसमें जो प्लांट उगाएं तो उसे हम कहेंगे फसल, क्रॉप, यानी ज़्यादा एरिया में, लार्ज एरिया में। अपनी भी हो सकती है, बहुत से लोग बटाई पे ले लेते हैं, दूसरों की ज़मीन जो है हम एक तरह से किराए पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, और भाई पैसे वाले लोग होते हैं, उन पर टाइम नहीं होता फसल वगैरह करने का, तो आसपास के किसान उनको ले लेते हैं और उसमें बुवाई करते हैं, यानी कि फसल ग्रो करते हैं और फिर कल्टीवेट करके उनका हिस्सा उन्हें दे देते हैं। तो वो टॉपिक एक अलग टॉपिक है, इसमें देखते हैं। आप बस एंजॉय कीजिए एजुकेशन को। मैं अभी छत पर बैठा हुआ हूँ, उसके आप परेशान ना हो, आप एजुकेशन को एंजॉय कीजिए। आगे हम देखेंगे, अगला दे रखा है टॉपिक एग्रीकल्चर। देखिए क्रॉप समझ में आ गया। क्रॉप का मतलब होता है बीज लाए और हमने जो है एक एरिया में हमने जो है उस फसल को उगा दिया, वो हो गया क्रॉप, ठीक है जी। कुछ बीज हमने डाले और उससे जो पेड़ पौधे निकल के आ गए लार्ज एरिया में, ठीक है, वो हो गया क्रॉप। लेकिन इसी चीज़ को बार बार करना, भाई हमने मान लीजिए चाय की खेती की, चाय उगी, चाय हमने फिर जो है कल्टीवेट कर ली, हार्वेस्ट कर लिया उसे, उसके बाद जो है हमने बाज़ार में बेच दी। फिर वो खेत जो था, जो जगह जो जहाँ हम करते हैं उसे हम बोलते हैं खेत। जिस एरिया को हम जो है क्रॉप वगैरह जो उगाते हैं उसे हम कहते हैं खेत। उसे फिर ये क्या किया हमने, वो खाली हो गई, फिर हमने ज़्यादा चाय ही मान लीजिए दोबारा से टी की खेती कर ली, या फिर किसी और की खेती कर ली, किसी और की फसल उगा दी, कुछ भी हो सकता है, वो गेहूँ हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं इत्यादि। वो एरिया के से डिपेंड है, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से डिपेंड है, अलग अलग हिसाब के सीज़न के हिसाब से डिपेंड है कि कहाँ पे किसकी फसल होती है। तो अब
बार बार इस चीज़ को उगाना, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी, जैसे आप हिंदी में सुना होगा आपने, कृषि जिसे कहते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड, फाइबर एंड मैनी अदर डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय द कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स इन द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। देखिए, पशुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी खाना ज़रूरी है, आहार ज़रूरी है, पशु जो जानवर होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है खाना पीना, है कि नहीं। तो उनके लिए फूड हम जो है ग्रो करते हैं, फीड करने के लिए, फाइबर वगैरह करने के लिए बहुत सी अलग अलग तरह की खेती बाड़ी होती हैं, हम जो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को। तो कृषि कुछ पौधों की खेती, कहा मैंने खेती, और पालतू जानवरों के पालन पोषण द्वारा भोजन, चारा, फाइबर और कई अन्य वांछित उत्पाद पैदा करने की प्रक्रिया है। हम लोग जो खाते हैं वो भी, जैसे गेहूँ, चावल वगैरह, और इसके अलावा ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो जानवर खाते हैं, ठीक। जैसे गांव में आपने देखा हो चरी वगैरह खाती हैं गाय भैंस जो होती हैं। गेहूँ जब अलग होता है, गेहूँ की खेती करते हैं, उसमें भूस निकलता है, भूसा निकलता है, तो हमारे भी काम आ जाते हैं गेहूँ। और जो भूसा वगैरह जो निकलता है वो जो किसके काम आ जाते हैं, जानवरों के काम। तो खेती करने का मतलब ये है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्लांट ग्रो करते हैं, जिससे हमारा भी फ़ायदा हो, प्लांट्स का भी फ़ायदा हो। सीड डाले, उसमें से प्लांट निकले, वो हुई फसल उगाना, और इस चीज़ को बार बार करना, वो हुआ हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कृषि, खेती बाड़ी से कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपके सामने हैं, फसलों के प्रकार, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, मौसम के हिसाब से देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। मेन जो है 2 टाइप्स में बांटा गया। मौसम के आधार पर फसलों के 2 प्रकार हैं, एक है रबी क्रॉप, एक है खरीफ क्रॉप। कहीं कहीं रावी क्रॉप भी कहते हैं, वो आप अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। वीट गेहूँ हो गया, पीस मटर हो गई, ग्राम्स हो गए चने, मस्टर्ड हो गया, सरसों की खेती भी होती है। खरीफ क्रॉप्स क्या हो गई, राइस, चावल, ग्राउंड नट्स हो गए, मूंगफली, रागी, सोयाबीन, ये सब क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द मानसून सीजन, जो बारिश के मौसम में, जो बरसात का मौसम आ जाता है तब होते हैं, क्योंकि इन्हें पानी, ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर, जून से लेकर सितंबर के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम जो है खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि मेज हो गया, मिलेट हो गया, और कॉटन। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जो फसलें मानसून के मौसम में जून सितंबर के महीने में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ फसलें कहा जाता है, जैसे मक्का, बाजरा, कपास। देखिए, हो सकता है बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम के हों, हो सकता है बच्चे बहुत सारे हिंदी मीडियम के हों, दोनों के लिए बेनिफिट होगा, आप परेशान ना होइए। तो खरीफ क्रॉप्स हो गए पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, पीस, ग्रीन ग्राम, ये ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूर आवश्यकता होती है, तो इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रावी क्रॉप्स जो होंगी, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड द हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन, जो विंटर सीजन यानी ठंडों में उगाई जाती हैं और स्प्रिंग सीजन में, बसंत के मौसम में जो है काट ली जाती हैं। दैट इज फ्रॉम मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रवी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब जो होती हैं वो रवी क्रॉप्स होती हैं। जो फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं और वसंत ऋतु में जो है, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में जो है पेंट किया जाता है, उसके बाद उसे काट लिया जाता है, उन्हें रबी फसल कहा जाता है। जैसे गेहूँ, मटर, चना, सरसों आदि। जैसे आपने देखा हो दीपावली के आसपास जो गेहूँ हम जो बो देते हैं और जो है होली के आसपास हम जो है काट लेते हैं। आप सब लोगों के यहाँ जॉब वगैरह आते होंगे गेहूँ के, आपने देखा होगा। फिर एक अलग से क्रॉप दे रखी है, देखो 2 तो मेन थी, क्रॉप बहुत सारे तरीके की होती है, मैंने बताया। अब है जायद क्रॉप्स। सच क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप। जो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप के बीच में कुछ महीने का टाइम बचता है ना, जो टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम हम ये उगा देते हैं, बिटवीन मार्च एंड जून। कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर, गॉड एंड वाटरमेलन आर जायद क्रॉप। ये नहीं है, बहुत सारी होती हैं, एक एग्जांपल्स हैं। ऐसी फसलें खरीफ और रबी सीज़न के बीच में, यानी मार्च और जून के बीच उगाई जाती हैं। खीरा हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, तरबूज, जायद फसलें होती हैं। जैसे कि अब चल रहा है खीरा, टमाटर, जैसे अब चल रहे हैं खीरा हो गया, करेला हो गया, हम जो तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, फूट आते हैं, आपने देखा होगा खरबूज की तरह ही होते हैं, बूरा डाल के खाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है उगाई जाती है। अब जो मॉडर्न, देखो खेतीबाड़ी शुरू से चलती हुई आ रही है मॉडर्न टाइम से, ठीक है, लेकिन अब जो टाइम है वो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी स्टोर टाइप का बना लेते हैं बंद बंद, उसमें जो है ये फसलें उगाई जाती हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, नॉट एज अ लार्ज एज क्रॉप्स प्लांट्स। एक एरिया हम बाउंड कर लेते हैं, बहुत से लोग बंद खेती भी जिसे कहते हैं, उसे हम जो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसमें उगाया क्या जाता है ये देख लें। लार्ज स्केल पे कल्टीवेट की जा रही हैं। वेजिटेबल्स हो गए, हमारी इतनी सब्जियां हो गई, इसमें उगा सकते हैं। फ्रूट्स हो गए, इसमें उगाते हैं हम लोग। फ्लावर्स होते हैं, इसमें उगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइड में ये कोई भैया है हमारे, और ये जो है हॉर्टिकल्चर देख सकते हैं, बंद एरिया में जो है उगा रहे हैं। तो लार्ज स्केल कल्टीवेट कर सकते हैं, इसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स होते हैं।
ऑर्नामेंट फ्लावर जो होते हैं, जो कि भगवान वगैरह पे चढ़ाए जाते हैं, भगवान जी वगैरह पे बाजार में मिलते हैं। कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को, जो फसलें होती हैं, उन्हें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम कहते हैं। बड़े पैमाने पर सब्जियां, फलों और फूलों के पौधों की खेती बागवानी कहा जाता है, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। इन फसलों को बागवानी फसल कहा जाता है। देखिए, इसको अगर तोड़ें हॉर्टिकल्चर को, तो हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन, एक गार्डन, और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। हॉर्टस का अर्थ है बगीचा, संस्कृति का अर्थ है खेती। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड्स अस मिनरल्स एंड विटामिन। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है हमें क्या देते हैं, वो मिनरल्स देते हैं, प्रोटीन देते हैं, विटामिन देते हैं। और ये जो खेती जो हम जो उसमें करते हैं ना, ओपन में, उससे थोड़ा अच्छा होता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड मिनरल्स एंड विटामिन, ये हम बता चुके हैं। सब्जियां और फल हमें खनिज और विटामिन प्रदान करती हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, उसे डिवाइड किया गया। जैसे वेजिटेबल कौन कौन से उगाए जाते हैं, पोटैटो है, टोमेटो है, कैबेज है, स्पाइनच है, ऑनियन है, रेडिश है, एक्सेट्रा। आप एक तरह से ये देख सकते हैं, जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, जैसे ओपनली हम उगाते हैं ना, इसमें वो चीज़ नहीं उगा सकते बड़ी मात्रा में। जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, शुगर केन वगैरह हो गए, गेहूँ हो गए, चावल हो गए, ऐसी जो फसलें हैं वो जो है एग्रीकल्चर हो गया। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या होता है, सब्जी, फल, फ्लावर्स, डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह होते हैं, यही हम उगाते हैं। आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, पालक, प्याज, मूली आदि, ये सब हो गए छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं। सब्जियाँ जो होती हैं, फ्रूट्स हो गए, फल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, मैंगो, पपाए, सब हो गए। डेकोरेटिव प्लांट्स हो गए, कॉटन्स है, कैक्टस है, ठीक है, बोगनवेलिया, ये सब हो गए। फ्लावर्स कौन कौन से हो गए, रोज़, जासमीन, मैरीगोल्ड, वाइसलम, जितने भी तरह के फ्लावर्स होते हैं वो हम उगा सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, ये सब हम उगाएंगे। तो हॉर्टिकल्चर आप समझ गए होंगे, एक ऐसी खेती, एक तरह के नया आर्ट आया है जिसमें जो क्या होता है, हम जो है फ्लावर, तरह तरह की फ्लावर्स को, तरह तरह की सब्जियों को हम उगाते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे हैं। देखिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, कम पॉल्यूशन करता है, रिड्यूस टेम्परेचर को बनाए, को बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने देता, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्रेश एयर। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली प्रोसीजर, बहुत महंगा है, क्योंकि एक बंद एरिया होता है। कहीं कहीं ओपन में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, बंद एरिया होता है, बहुत सारा मशीनरी लगाई जाती हैं, बहुत सारा कॉस्टली होता है, हाई मेंटेनेंस होता है, जैसे कि मैंने बता रखा है, रिक्वायर ह्यूज लेबर। इसमें जो है लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो उनका काम कट जाता है। तो और हेक्टिक एंड हार्ड प्रोसीजर है, बहुत हार्ड प्रोसीजर है। अपनी खेती बाड़ी से जो है हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में थोड़ा बहुत डेली का जो है ध्यान देना पड़ता है। इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि खेती बाड़ी में क्या क्या चीज़ हमें जो है हमें पता होनी चाहिए। अगर मान लो आप फसल जो उगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारी फसल जो अच्छी तरह से ग्रो होगी, वरना नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को, हमें जानकारी नहीं है किसी चीज़ में और हम उस चीज़ में घुस रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, कृषि पद्धतियाँ जो हैं हमें आनी चाहिए। वैसे हर चीज़ प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको खेतीबाड़ी करनी भी है तो 4-6 महीने आप पहले देखिए कि ये कैसे होती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी खेतीबाड़ी नहीं हो जाती। ऐसी गेहूँ चावल, हम घर पे बैठे बैठे हम गेहूँ चावल मिल जाते हैं ना। एक किसान कितनी मेहनत करता है दिन रात, आप लोगों को अब पता चलेगी इस चैप्टर से, देखिए। और ये चैप्टर ना हमारे आसपास से ही है, साइंस जो बाहर से नहीं है आपकी 6th 7th 8th की। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, फसल की खेती में कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं। जैसे एक्टिविटीज़ आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इन गतिविधियों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम अगर बीज उगाने जा रहे हैं, फसल जो है उगाने जा रहे हैं, तो हम पहले मट्टी पता होनी चाहिए, इस मट्टी पे जो है फसल उगेगी कि नहीं होगी। ऐसे किसी मट्टी पे हम फसल थोड़ा ना उगा सकते हैं। आपने घर पे भी कभी कभी पौधा वगैरह लगाया होगा, तो आपने देखा होगा कि पौधा उगता नहीं है, क्योंकि हमने वो मिट्टी गलत ले ली। सोइंग, बुवाई करनी आनी चाहिए, बीज को किस तरह से गाड़ना, उल्टा बीज गाड़ दिया तो अंदर की तरफ कैसे उग जाएगा, बताइए, बाहर नहीं निकल पाएगा ना, उल्टा हो जाएगा वो तो। एडिंग मैन्योर्स हो गया, फर्टिलाइज़र, कितना खाद हमें देना चाहिए और किस तरह का खाद हमने देना चाहिए। इरिगेशन, सिंचाई कैसे करनी चाहिए, पानी कितना देना चाहिए। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड जो खरपतवार होते हैं, जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो अनवांटेड प्लांट जो उगाते हैं उनको कैसे जो है हटाया जाए। फिर हार्वेस्ट कैसे किया जाए, कैसे काटी जाए फसल, और फिर जो फसल कट गई है तो उसको स्टोरेज कैसे किया जाए, संभाल के कैसे रखा जाए। यानी काट दी, खुले में हमने रख दी, बारिश पड़ी, हो गई वही फसल सारी गेहूँ चावल खराब, तो उसको स्टोर कैसे किया जाए, सब हम सीखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। फसल उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप है वो है मिट्टी की क्या करें, हम प्रिपेयर करें।
इट इन्वॉल्व प्लगिंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर। आपने देखा होगा कि छोटी मोटी हम प्लॉट में भी कुछ चीज़ उगाते हैं ना अपने आसपास, तो पहले क्या करते हैं, पामरे से जो है अच्छी तरह से खुदाई कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिट्टी को बना लेते हैं। इट इन्वॉल्व प्लगिंग, लेबलिंग एंड अप्लाइंग, उसको बनाते हैं, फिर लेबल करते हैं, फिर उसमें बीज गाड़ते हैं, फिर उसमें हल्का हल्का पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। इसमें जुताई, पहले जो तो जुताई करते हैं, फिर समतीकरण यानी लेबलिंग करते हैं, और उसके बाद उसमें उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर हम जो डालते हैं मिट्टी में, ताकि कोई कीड़ा वीड़ा अगर उसमें हो तो वो बीज को जो है नुकसान ना पहुँचाए। इट हेल्प टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट इन टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। ये मिट्टी को पलटने और उसे ढीला करने में मदद करता है। जब हम लेबलिंग प्लगिंग करते हैं ना, खोदते हैं, तो उस मिट्टी को ना अंदर से जो जितनी भी उसमें मिनरल, उसमें मिट्टी में जितने मिनरल्स होते हैं वो सारे बाहर निकल के आ जाते हैं खोद के, और फिर उसके हम लेबलिंग कर देते हैं। उसकी मिट्टी की जो हार्डनेस होती है वो लूज़ हो जाती है, ताकि बीज जब जड़ जो किल्ली फोड़े तो आराम से बीज की जड़ जो है फैल सके। द लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म एक्सेट्रा विच इनरिच द सॉइल विद ह्यूमस एंड द अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मिट्टी में जो माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स होते हैं थोड़ी बहुत वो, और बहुत मिट्टी में जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं ना, वो हमारी बहुत सारी मदद करते हैं, इसलिए अर्थवर्म्स को जो है किसानों का दोस्त कहा जाता है। मिट्टी को ढीला करने से जो है कई मिट्टी के सूक्ष्म जीव जो होते हैं, केंचुआ आदि में विकास मदद मिलती है, जो मिट्टी को ह्यूमस और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को समृद्ध करते हैं। आगे चलेंगे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। प्लगिंग कह लीजिए, टाइलिंग कह लीजिए, एक ही बात है, नाम अलग अलग है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या हल चलाना कहा जाता है। देखो, जुताई करना या हल चलाना आपने देखा होगा, गाड़ी के पीछे पहले बैलगाड़ी वगैरह होती थी, भैंस गाड़ी के पीछे हम जो हल लगा देते तो वो मिट्टी को जोतते हुए खोदते हुए ऐसे कर चला जाता था, फिर हम जो उसके बाद जो लेबलिंग करा देते थे बाद में ट्रैक्टर वगैरह से। लेकिन अब क्या है, अब मशीनरी आ गई, उससे जुताई हो जाती है। तो जुताई करने को जो है क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं या टाइलिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट अब किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, देखिए वुडन प्लग जो कि पहले चला करते थे, लकड़ी के जो हल हुआ करते थे, अब आयरन के आ गए हैं। तो प्लग क्या है, इन ओल्ड डेज पीपल आर वुडन प्लग, पहले लकड़ी के प्लग हुआ करते थे, हल हुआ करते थे, बट इन नाउ डेज आयरन प्लग चल गए। हल पुराने दिनों में लोग लकड़ी के उपयोग करते थे, लेकिन आजकल लोग जो है हल जो है किसकी यूज़ कर रहे हैं, आयरन के यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए जुताई हो रही है, बैल जो है ले जा रहा है, बैल में हल लगा हुआ है, वो मिट्टी को जो है पीछे से जुताई करते हुए चल रहे हैं, और वहाँ आदमी चला रहा है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मॉडर्न टाइम में जो आयरन का जो है हल जो है आयरन प्लग जो लगा हुआ है ट्रैक्टर के पीछे, और वो जो है प्लगिंग कर रहा है। अब आएगी बात, हमने मिट्टी जो है जुताई कर ली, लेवलिंग कर ली, अब आएगी बात सोइंग यानी बीज को बोने की, बुवाई करने की। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। मिट्टी में सीड्स को जो है बोना। सोइंग में भी डन मैनुअली भी बो देते हैं, यानी हाथ से एक एक करके, विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल। बुवाई मिट्टी की बीज डालने की प्रक्रिया है, और बहुत से लोग बिखेर के भी बीज जो है करते हैं। वो क्रॉप पे डिपेंड करता है कौन सा बो के किया जाता है, कौन सा जो है बिखेर के किया जाता है। बुवाई हाथ से या सीड ड्रिल नामक उपकरण की सहायता से की जाती है। सीड ड्रिल एक उपकरण आता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे भी हम सीड जो आसानी से क्या करते हैं, सोइंग कर देते हैं, बुवाई करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। मिट्टी तो आपने तैयार कर ली, आप ऐसे नहीं है कोई भी बीज आप ले आएंगे और उसमें जो है गाड़ देंगे, ठीक है, बो देंगे। बीज भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, वरना आप मिट्टी कितनी भी अच्छी तरह से प्लग कर लें, लेवलिंग कर लें, अगर बीज अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वो उगेंगे नहीं। तो बीज अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से किल्ली फोड़ें और जो है आपकी फसल जो है अच्छी तरह से हो। बीज का चयन बुवाई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता बीज अच्छी किस्म के स्पष्ट और स्वस्थ बीज होते हैं। सीड्स आर क्लियर एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी। अच्छे वेराइटी के जो है हमने क्या लेने चाहिए, बीज लेने चाहिए। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। ऐसे बीज होने चाहिए जिसमें हाई यील्ड हो। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप दे रखे हैं, इसमें टूल्स दे रखा है, किस तरह से एक टूल है, जैसे आप तेल करते हैं ना, तेल करते हैं उस तरह से प्लास्टिक का जो होता है कि जैसे बोलते हैं हिंदी में, उसमें बीज डाल के वो बोने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। ट्रेडिशनल टूल्स अगर देखें पहले के समय में, अगर ट्रेडिशनल टूल देखें, द टूल यूज ट्रेडिशनली सोइंग सीड्स इन शेप्ड लाइक फनल जैसे कहते हैं, याद अब यहाँ आ गया, फनल जैसे कहते हैं, जैसे तेल वगैरह हम जो किसी बोतल वगैरह में
करते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल, पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पीस हैविंग शार्प एंड्स, दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। उसमें बीज को डाल देते हैं और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे 2-3 बीज को जो है ऐसे करके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और गो देते हैं। पारंपरिक उपकरण देखें, बीज बोने के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरण कीप के आकार का होता है, कीप के फनल के आकार का होता है इस तरह से, और बीजों के कीप में भरकर उसमें बीजों को जो कीप में डाल देते हैं। नुकीले सिरों नीचे की तरह जो नुकीला होता है सिरे वाले 2 या 3 पाइप के माध्यम से नीचे डाला जाता है। ये सिरे की मिट्टी में छेद कर देते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे मिट्टी में करते हैं और उसमें जो है बीज को जो है ऐसे करके चलता हुआ चला जाता है, गाड़ते हुए चले जाते हैं, छेद कर देते हैं और वहाँ बीज जो है रख देते हैं। ऐसे करते हैं और उसमें मिट्टी को जो है फनल जो होता है मिट्टी में गड़ता है, उसमें 1-2 बीज गाड़े, फिर आगे गए उसमें 1-2 बीज गाड़े, इस तरह से चलता है। अब जो टूल्स हैं वो आप देख सकते हैं, बीज बोने के उपकरण जो है क्या क्या है। अब ये मॉडर्न टाइप से इधर जो आपने दे रखा है, ड्रम में रखे हुए हैं बीज और उसको मिट्टी में जो है वो बोता हुआ चला जाता है। और पहले की जो है सीड ड्रिल मशीन जो थी मैंने आपको बताया वो साइड में दे रखी है। टूल यूज फॉर सोइंग सीड ड्रिल के बारे में पढ़ते हैं। नाउ-अ-डेज अब जो है सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर में उसको लगा देते हैं। दिस टूल सोइंग द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। पहले मैनुअली था, अब क्या मशीनरी आ गई है, तो सीड ड्रिल हम जो है ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं और वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल सही तरीके से सही डिस्टेंस पे सही मात्रा में जो बीज को बोता हुआ चला जाता है। इट ऑल्सो इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड विद द सॉइल। और वो ये भी देखती है आज की मशीनरी आजकल की कि बीज पे अच्छी तरह से मिट्टी जो है या नहीं। ऐसा ना बीज खुला रह गया हो, वरना पक्षी वगैरह जो आएंगे वो उड़ा के ले जाएंगे, या फिर जब मिट्टी नहीं होगी ऊपर प्रॉपर्ली तो वो जो ग्रो नहीं करेगा। सीड ड्रिल आजकल ट्रैक्टर की सहायता से बुवाई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण उचित दूरी और गहराई पर समान रूप से बीज बोता है। ये भी सुनिश्चित करता है कि बीज मिट्टी से ढक रहे हैं या नहीं। देखेंगे अब है मिट्टी, यानी प्लगिंग कर दी। पहले प्रिपेयर कर लिए सॉइल को, मिट्टी अच्छी तरह से हमने क्या किया, देख लिया सही है, और उसको मिट्टी नहीं है सही तो हमने उसको इतना अच्छा कर दिया मिट्टी को प्लगिंग करके, टाइलिंग करके, कि जो है वो बीज बोने लायक हो गई। अब बीज हमने बो दिया, अब उसके बाद ज़रूरी है मैन्योर, यानी कि उसमें खाद वगैरह डालना, उर्वरक जो होते हैं उसमें डालना। द सब्सटेंस विच आर एडेड, जो कि सब्सटेंस जो ऐड किए जाते हैं टू द सॉइल में डाले जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे बच्चा पेट में होता है तो माँ को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है ताकि बच्चा जो है वो उस चीज़ को खून के ज़रिए ले। इसी तरह से जब हमने फसल उगा दी तो उसमें मिट्टी के ज़रिए मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि मिट्टी के ज़रिए जो है सीड्स उसको ले। वह पदार्थ जो पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में मिलाए जाते हैं, खाद और उर्वरक कहलाते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर कहलाते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्व प्रदान करती है। यह पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। द कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स makes the soil poorer in the certain nutrients, therefore farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plant. अगर मैन्योर आप नहीं देंगे, फर्टिलाइजर नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो प्लांट को वीक करेगा, हो सकता है फसल मारी भी जाए। लगातार फसलें उगाने के से जब हम लगातार देखो एग्रीकल्चर क्या होता है, हम फसल हुई काटी फिर उगाने लग गए, तो लगातार फसल काटने से मिट्टी के जो पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं, कमी हो जाती है। इसलिए किसानों को मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ सकें, किल ना हो, खेत में खाद मिलानी पड़ती है। इस प्रक्रिया को खाद बनाना यानी मैन्योरिंग कहते हैं। अनुचित या अपर्याप्त खाद के परिणाम स्वरूप पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। ना ही ज़्यादा देना है ना ही कम देना। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपको जो है आपको जो 4 रोटी की भूख है, अब तो आप 4 ही खाएंगे, ना तो 3 खाएंगे और ना 6 खाएंगे। ज़्यादा भी नुकसान करेगा पेट को और कम भी नुकसान करेगा, कि आपको एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से खाद जो डालेंगे ना ज़्यादा डालेंगे कहीं पेड़ जल ना जाए, और ना कम डालेंगे कि कहीं उसे न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाए। आप फर्टिलाइज़र मैन्योर्स को जो अलग अलग करके डिवाइड कर दिया है, और आप इसमें देख सकते हैं। देखिए बड़े ही मज़े से आराम से क्लास कीजिए साइंस की, और प्रैक्टिकली जो है ना इमेजिनेशन करके चलिए कि हाँ हमारे आसपास ऐसा होता है, हमने खेती बाड़ी देखी हुई है, और जो है धीरे धीरे आप सीख रहे हैं इस चीज़ को। साइंस बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है यार, आप बस एंजॉय कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और जो अलीगढ़ में रह रहे हैं, यानी कि मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, इंडिया के अंदर जो यहाँ रह रहे हैं,
तो याद रखिए जो एएमयू की तैयारी कर रहा है उसमें एनसीईआरटी क्लास 8 से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी तरह से देख लीजिए। फर्टिलाइजर्स और उर्वरक और स्कूल में जो एकेडमिक है एनसीईआरटी चली रही हैं वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, आराम से बाइलिंगुअल क्लास दे सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले को अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश तो है ही, हिंदी मीडियम वाले को अगर थोड़ी सी इंग्लिश समझनी है तो वो भी समझ सकता है, दोनों बाइलिंगुअल क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्टिलाइजर उर्वरक मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सेल्ट, फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड होता है, जो कि हम लोग जो बनाते हैं। उर्वरक जो होते हैं एक मानव निर्मित अकार्बनिक नमक है, एक नमक टाइप का होता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयरिंग फैक्टर्स, उर्वरक जो है पहले फर्टिलाइजर्स खत्म कर लेते हैं। उर्वरक कारकों में तैयार किया जाता है, कई तरह से तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, उर्वरक मिट्टी को कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करता। पहली बात याद रखिएगा, फर्टिलाइजर जो ह्यूमस जो है नहीं प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, उर्वरक जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है जैसे पौधे के पोषक तत्वों में भरपूर होते हैं। वहीं अगर मैन्योर देखें वो नेचुरल होता है, जैसे गोबर का खाद आपने देखा होगा, गाय गोबर का जो खाद डालते हैं, आजकल तो वो भी यार ओरिजिनल नहीं रहा, क्योंकि भैंस गाय को हम जो इंजेक्शंस देते हैं तो वो भी मैन्योर एक तरह से रहा ही नहीं है, आजकल तो प्योर कोई चीज़ रही ही नहीं है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, फिर भी फर्टिलाइजर से ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेडिस्ट, जो प्लांट वगैरह किल हो जाते हैं उनका जो डेड होता है, डेड मटेरियल जो होता है गाय का जो गोबर वगैरह होता है वो। मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर जो फील्ड में डाला जाता है, खेत में खाद तैयार की जा सकती है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, बहुत ज़्यादा ह्यूमस देता है सॉइल को, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मिट्टी के लिए। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, हाँ उसके मुताबिक थोड़ा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है मिट्टी को देर से मिले या कम मिले फर्टिलाइजर के हिसाब से, लेकिन मैन्योर बहुत कम हो गया, आजकल लोग फर्टिलाइजर ही डाल रहे हैं। अब है वर्मी कंपोजिटिंग, क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अर्थवर्म्स प्रिपेयर मैन्योर फ्रॉम प्लांट्स वेस्ट, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स, पील्स एक्सेट्रा। जो प्लांट्स के वेस्ट होते हैं, ठीक है, पेड़ वगैरह ख़राब हो जाते हैं, पत्ती सूखी पत्तियाँ गिर जाती हैं ज़मीनों पे, फूल वगैरह गिर जाते हैं, तो प्लांट का जो वेस्ट होता है वो, ठीक है। वेजिटेबल्स ख़राब जो हमें ऐसा क्या कहते हैं, जो सब्जियाँ हैं वो हम जो काटते हैं छीलते हैं उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए, और स्टोर करके मिट्टी में जो है दबा देना चाहिए। उससे क्या होता है, एक खाद तैयार हो जाता है सब्जियों का। और पील्स जो होती हैं, छिलके वगैरह जो होते हैं वो, तो वर्मी कंपोजिटिंग होता है उन, वो भी खाद, वो भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे फूल है हमारे घर, पत्ते हैं, वो अगर गिर गए हैं तो उनको इकट्ठा कर लो, सब्जियाँ जो काटी जा रही हैं डेली उनको इकट्ठा कर लो, और मिट्टी में जो गाड़ते चलो, गड्ढा खोदो, मिट्टी में गाड़ दो, बंद कर दो, तो वहाँ जो है ना वो क्या होगा, सॉइल जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उससे मिल जाएंगे, वो अच्छी हो जाएगी फसल। या फिर इकट्ठे करके जो हम इकट्ठा कर लें और उसको जो है किसी खेत वगैरह में दे दें तो उसे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो क्रॉप रोटेशन ये था वर्मी कंपोजिटिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसल को बार बार वापस चेंज करते रहना, उगाते रहना तरह तरह की फसलों को। अभी मान लो कभी गेहूँ उगाए, फिर चावल उगाए, तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन। Crop rotation is the practice of growing a series of dissimilar of different types of crops in the same area and sequence season। फसल चक्रण जो होता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है मिट्टी के लिए, एक ही क्षेत्र में क्रमबद्ध मौसम में असमान या विभिन्न प्रकार की फसलों को एक श्रृंखला उगाने की प्रथा है, जैसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तरह तरह की फसलों को उगाना क्रॉप रोटेशन। अब देखिए हमने प्रिपेयरिंग कर ली, मिट्टी जो तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर उसमें हमने जो है सीड बो दिए। सीड बोने के बाद हमने क्या किया, उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र दे दिए। अब इतना सब तो आपने काम कर दिया, आपने जो है कोई मेहमान आया, आपने जो है क्या किया, आसन बिछा दिया, टेबल वगैरह बिछा दी, वो वहाँ बैठ गया। फिर आपने क्या किया, उसे भोजन दे दिया, ठीक है, दे दिया, पानी। अब सब कुछ काम करने के बाद क्या होगा, लास्ट में पानी चाहिए भाई, हमें प्यास लगती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं इरीगेशन। प्लांट जो है सब चीज़ ले रहा है तो उसे पानी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसे हम कहेंगे इरीगेशन। तो इरीगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। टाइम टाइम पर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हमें प्यास लगती है, थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर थोड़ा सा पानी पी लिया। एक साथ पानी पीना भी नहीं चाहिए, वो नुकसान देता है। फिर प्यास हमें गले में लग रही है तो हमें घूंट भर पानी, एक दो घूंट पी लिया, और फिर थोड़े टाइम के बाद जो है हमने फिर पानी पी लिया, तो उससे क्या होती है, हमारी प्यास बुझ जाती है। इसी तरह से इरीगेशन, खेती बाड़ी में भी जरूरत पड़ती है, प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं इरीगेशन, सिंचाई करना। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन क्या क्या है भाई, कहाँ से पानी जो हम दे सकते हैं खेत को? कोई एक गिलास पानी तो है नहीं जो प्लांट्स में दे दें, क्रॉप्स को भी बहुत सारा पानी चाहिए होगा ना। तो सोर्सेज ऑफ
इरिगेशन क्या है? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर बेल्स हो गए, कुएँ, अब तो है नहीं खैर, ट्यूबवेल्स हो गए लगे हुए हैं, पॉन्ड्स हो गए, आसपास अगर नदी या तालाब हैं खेती बाड़ी के तो वहाँ आसानी से पानी मिल जाएगा, लेक्स हो गए, रिमर्स हो गए, डैम्स हो गए, डैम्स का पानी जो छूटता है तो खेतों में काम आ जाता है, कैनाल्स वगैरह हो गए, ये सब सिंचाई के स्रोत। जो सिंचाई के स्रोत कुएँ हो गए, ट्यूबवेल, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध और नहरें, ये सब आदि। धीरे धीरे हम पानी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देखते जाइएगा आने वाले समय में ये पीढ़ियाँ हैं ना बड़ी दिक्कत में आने वाली हैं, इसलिए कहते हैं डोंट वेस्ट द वाटर। पानी नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से उगाओगे, और फसल नहीं उगाओगे तो खाओगे क्या। इरिगेशन सिंचाई क्या है, इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों सिंचाई करनी चाहिए, क्या पानी देना ज़रूरी है। वाटर इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स की ग्रोथ करनी है तो पानी बहुत ज़रूरी है। एंड देयर कैन बी नो प्लांट्स और क्रॉप्स इफ़ दे डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ वाटर इन सम फॉर्म। अगर आप पानी सही मात्रा में नहीं देंगे, ठीक है, कम मात्रा में देंगे, पानी नहीं देंगे तो भाई क्रॉप्स नहीं होगी, कहते हैं जल गई, ख़राब हो गई। इट इज़ थस क्रूशियल टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एंड प्लांट्स इन द टाइम एज पर देयर नीड। जब जब पानी की ज़रूरत है उसे पानी दीजिए, जैसे मिट्टी सूख सी जाती है ना, तुरंत पानी दीजिए। पौधों की वृद्धि के लिए पानी महत्वपूर्ण है। यदि किसी रूप में अगर किसी पौधे से पानी नहीं पहुंचा है तो फसल नहीं हो सकती, इसलिए फसलों और पौधों को उनकी आवश्यक के अनुसार समय पर पानी आपूर्ति करना महत्वपूर्ण है। तो ये था इरिगेशन। इरिगेशन देख सकते हैं, देखिए नदियों से भी आए, डैम है, कुआं बना हुआ है, ठीक है, तालाब भी है, ट्यूबवेल है, और ये रिवर दे रखी है साइड में, ये इससे हम जो पानी ले लेते हैं, इरिगेशन करा लेते हैं। इरिगेशन सिंचाई जो है वेरियस मेथड्स हैं। अब पानी देने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मतलब घर में मेहमान आया तो बहुत से लोग क्या करेंगे, जग में पानी लेके आएंगे, फिर ग्लास में करेंगे। बहुत से लोग डायरेक्ट ग्लास में पानी करके ले आते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बोतल ले आते हैं, बोतल से सीधे मुँह लगा के मुँह से डायरेक्ट पी लेते हैं। तो पानी पीने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारा कोई नल लगा रहता है, कहता है भाई नल पे आ जाओ, नल पे पी लो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं पानी जो है देने के। तो इरिगेशन पहले के टाइम में कैसे हम पानी दिया करते, तो अब जो किस तरह से हम पानी दे रहे हैं इसके बारे में हम जो है सीखेंगे। तो वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू क्लासेस। दो क्लास में बांटा गया है, पहले कैसे पानी दिया करते थे, अब कैसे पानी देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अब के तरीके। टाइप्स ऑफ इरिगेशन आपके सामने दे रखा है, 6 तरीके हैं। एनसीईआरटी में 4 तरीके दे रखे हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट बुक्स हैं बहुत सारी, मैंने देखा तो 6 टाइप से मैंने 6 ले लिए हैं। आप दिक्कत ना करें। देखिए ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि क्या थी वो हम देखेंगे। देखिए ट्यूबवेल मेथड है, स्विंगिंग बास्केट मेथड है, बॉर्डर व्हील मेथड है, ढेकली है, मॉट है, और जो राहत जो है इरिगेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल मेथड में 6 तरीके जो है यहाँ आपको दिखाई देंगे। द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ यूजिंग अवेलेबल वाटर ऑफ लेक्स, वेल्स एंड कैनल, जो हम बता चुके हैं किससे हम पानी लेते हैं और वहाँ से पानी लेने के तरीके क्या क्या हैं वो दे रखे हैं। पहला है स्विंगिंग बास्केट मेथड, फिर है मॉट और सिंपल पुली में सिस्टम भी कहते हैं मॉट को, वाटर व्हील मेथड है, चैन पंप मेथड है, ढेकली है, और राहत यानी लीवर सिस्टम भी कहते हैं राहत को। इन ऑल दिस मेथड्स वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग मैन पावर और एनिमल पावर। या तो पानी लेने के लिए इन जो ऊपर लेक्स, वेल्स, कुएँ वगैरह जो दे रखे हैं इसमें या तो इंसानों की सहायता लगेगी, आदमियों की, या फिर जानवर की मदद से हम जो पानी निकाल सकते हैं। इन मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस मेथड वाटर पंप्स रनिंग ऑन अ डीजल से जो मोटर पंप लगा रखी हैं और बिजली से वो चलती हैं, डीजल से चलती हैं, बायोगैस से भी चल रही हैं, या फिर बहुत से लोगों ने सोलर पावर लगा रखे हैं, सोलर पैनल लगा रखे हैं, उससे भी जो है चलती हैं। आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला जो है देखेंगे हम राहत। देखिए इन सिंचाई प्रणालियों को उपयोग पहले के वर्षों में किया जाता था, हालांकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छोटे खेत उन्हें अपनाते हैं। बहुत से खेतीबाड़ी वाले अब भी इन चीज़ों को अपना रहे हैं, हालांकि वे आधुनिक तरीक़ों से सस्ते हैं। आपके हिसाब से वो सस्ते हैं वो, लेकिन उतने कुशल नहीं हैं, क्योंकि उस आजकल जो है ना एनिमल्स पावर्स को और इंसान के पावर्स को लेना वो लोग पसंद नहीं करते। मशीन आ गई, वो सोचते हैं इनसे काम चला लो, जल्दी काम हो जाएगा और जो है पैसा भी नहीं लगेगा। पहला देखेंगे राहत यूजेज एनिमल्स लेबर। इसमें ना एक पिलर लगा के हम के पोल लगा के इसमें एक बैल को भी बांध देते थे और इस तरह से बांध देते थे कि वो घूमता था। जैसे जैसे घूमता था तो पीछे का व्हील है ना वो भी घूमता था और बाल्टियाँ लगी रहती थी, उसमें से पानी निकल के सीधे जो है क्यारी टाइप बना देते, उसमें पानी चलता रहता था और आराम से जो है पानी डिवाइड हो जाता था खेत में। तो राहत यूजेज एनिमल लेबर एबव द वेल विद टायर लार्ज व्हील एन ऑक्स और काव, या बैल या गाय जो है हम जो है उससे बांध देते थे। द व्हील टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बैल, और बैल में से पानी निकलता था और खेतों में चला जाता था। राहत पशु श्रम का उपयोग करता है। कुएं के ऊपर एक
हम बड़ा पहिया बांध देते हैं कुएं के ऊपर, और उसमें जो है एक बैल या गाय की मदद से जो है उसे खींचने की कोशिश करते हैं। वो जैसे जैसे गाय और बैल घूमती है ऐसे इसी तरह से वो जो है पहिया जो घूमता है उसमें बाल्टी वगैरह लगी रहती है, उस पानी को इस तरह से बाहर लेके आता है और ऐसे करके फेंकता हुआ चला जाता है। और क्यारी हम बना देते हैं इस तरह से काट काट के, तो खेतों में जो है पानी सब में पौधों में चला जाता है। दूसरा दे रखा मॉट यानी पुली सिस्टम, यानी कि खाई चरकी प्रणाली। इसमें क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड द पुली सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कुएं से बाल्टी को बांध दिया जाता है, वो पुल करता है, बाल्टी बाहर आती है और इंसान जो निकाल देता है, और क्यारी में धीरे धीरे जो पानी इस तरह से डिवाइड होकर चला जाता है पेड़ों तक, पौधों तक। दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग लेबर इंस्टेंसी। इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती थी इंसान की, बट इट इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। इसमें पैसे बिल्कुल नहीं लगते थे। इसमें चरकी प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें चरखी जो लगा रहता है कुएं के ऊपर। इसमें भूमि की सिंचाई के लिए कुएं या अन्य स्रोत से पानी खींचना शामिल है। जैसे पानी खींचो, बैल की मदद से, या इंसान खुद भी खींच सकता है। उसमें पानी खींचते थे, पानी बाहर आता था, और हम जो पलटते हुए चले जाते थे। ये एक समय लेने वाली, बहुत समय लग जाता है, इसमें श्रमदार प्रक्रिया है, लेकिन लगभग इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है उपयोग करने की, और पानी की इसमें बर्बादी भी नहीं होती, बहुत कम पानी बचता है। अब है आपका ढेकली। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ बैल। इसमें इस तरह से एक डंडे को बांधा जाता है कि वो पानी निकालता है और बाहर आके फैल देता है। पानी नीचे पुल करते हैं, पानी लाता है और छोड़ देते हैं रस्सी को। एक लकड़ी को इस तरह से बांधा, या एक लकड़ी इस तरह से ली, नीचे पत्थर बंधा हुआ है या रस्सी है, रस्सी को हम नीचे डाल देते, पानी लाता था, उसे एकदम छोड़ देते तो पानी बाहर आ जाता था। फिर लेते, फिर पानी छोड़ देते, तो बाहर आगे उस पर गिरता और क्यारियाँ बनाई रहती थी, ठीक है। उसे डिवाइड करके हम जो खेत को डिवाइड करते थे क्यारियों में, और उससे पानी आराम से चला जाता था। एट द अदर एंड वी टाई अ हैवी स्टिक और एनी अदर ऑब्जेक्ट एंड काउंटर बैलेंस एंड वी यूज दिस पोल टू ड्रॉ अप वाटर। यह किसी कुएं या ऐसे ही किसी स्रोत से पानी निकालने की एक प्रक्रिया है। यहाँ हम एक खंभे से रस्सी और बाल्टी बांधते थे, दूसरे सिरे पर प्रति संतुलन करने के लिए एक भारी छड़ी या अन्य पत्थर वगैरह या किसी को बांध देते थे, भारी चीज़ों को, और हम इस खंभे का उपयोग पानी निकालने के लिए करते थे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये है ढेकली सिस्टम। अब है चैन पंप। ये भी एक बढ़िया सिस्टम था। पहले एक पहिया था, पहिए में हम चैन बांध देते थे, इस तरह से चैन बांध देते थे, उसमें बाल्टी बांध देते थे, तो चैन, पहिया घूमता था तो चैन भी घूमती थी, और बाल्टी इस तरह से कुएं से या रिवर से पानी लाती और भर के बाल्टी बाहर आ जाती थी। इस तरह से इंसान जो पलट देता था, और इस तरह से चलता रहता था। खाली बाल्टी जाती, पानी भर के लाती और जो है पलट देती। तो एक चैन पंप में है, इसमें क्या है, A chain pump consists of two large wheels connected by a chain। दो पहिए जो है कनेक्ट रहते हैं चैन से, एक में चैन होती है, एक बड़ा पहिया घुमाने का होता है। Attached to the chain further one part of the chain dips into the water source as wheels turn। जैसे wheels turn करता है, the bucket picks, बकेट जो होती है बाल्टी पानी को लेके आ जाती है। The chain later lifts them the upper wheels where the water gas deposited in the source, the empty bucket get carried back down। एक चैन पंप में एक चैन से जुड़े दो बड़े पहिए होते हैं, चैन से बाल्टियाँ जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा श्रृंखला का एक हिस्सा जल स्रोत में डूब जाता है, पानी में लेके आता है। जैसे ही पहिया घूमता है, बाल्टी पानी उठा लाती है, श्रृंखला बाद में उन्हें ऊपर ही पहिए तक लेके जाता है, ऊपर पहिए तक लेके जाता है, जहाँ पानी जमा होता रहता है, स्टोर होता रहता है। वहाँ से हम जो है डिवाइड कर देते हैं बाद में पानी को, खाली बाल्टी वापस नीचे चली जाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं चैन पंप। अब मॉडर्न इरिगेशन हम देखते हैं। मॉडर्न इरिगेशन यानी अब की जो है इरिगेशन अगर हम देखें तो मॉडर्न तरीका क्या है जी इरिगेशन का, सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या हैं। द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। These methods are very useful partially in the water deficient areas. Some commonly used methods are described below। कुछ जो है मेथड आपको नीचे दे रखे हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां पानी के किफ़ायती उपयोग पर आधारित है, पानी वेस्ट नहीं होता है। ये विधियां विशेषकर जल की कमी वाले क्षेत्रों में बहुत उपयोगी हैं। जहाँ पानी की जो कमियां हैं वहाँ जो है अच्छे से काम करते हैं। आमतौर पर ये उपयोग की जाने वाली कुछ विधियों का वर्णन नीचे किया गया है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया, लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम हो गया। एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, लेकिन मैंने तीसरा जो है दे दिया है आपको। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम क्या होता है, लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव। एक तरह से पानी आपने पाइप लिया होगा, जैसे हम लोग घर में टैप वगैरह होते हैं, टोंटी वगैरह होती है, टंकी होती है, उसमें हम पाइप को लगाते हैं और पाइप से हम जो है क्या करते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं पाइप को आगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, छिड़काव करते हुए आपने देखा होगा। उससे क्या होता है, धीरे धीरे पानी जो है आराम से गिरता है।
This system is of irrigation is more useful for uneven dry lands. In this system, a network of pipes having rotating nozzles on their tops are linked to the main pipe. When water is pumped into the main pipe, it comes out of the rotating nozzles with pressure in all direction. इस तरह से पाइप बिछे रहते हैं, पाइप्स के ऊपर एक नोजल लगा रहता है गोल गोल, जिसमें से वो घूमता है और पानी जो है चारों तरफ छिड़काव कर देता है। आपने गार्डन्स में, पार्क में ये शायद चीज़ देखी होगी। सिंचाई की ये प्रणाली असमान शुष्क भूमियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस प्रणाली में पाइपों का एक नेटवर्क इस तरह से बिछा देते हैं, शीर्ष पे घूमने वाले उसमें नोजल लगे रहते हैं, एक मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पानी का मुख्य पाइप में जो एंटर किया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है तो वो पाइपों में पहुंच जाता है और ये नोजल जो है इस तरह से घूम जाते हैं, चारों तरफ जो है पानी को बिखेर देते हैं, घूमने वाले नोजल से बाहर आ जाता है। जैसे कि आपने देख रखा होगा, देख रखा है, देखिए एक पाइप है मेनली इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें नोजल लग रहा है ऊपर और वो घूम रहा है और चारों तरफ पानी को जो है क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। जैसे कि आपने छिड़काव जैसे बोलते हैं, जैसे बाल्टी से इस तरह से छिड़कते हैं हल्का हल्का पानी, और इससे जो आराम से पानी मिलता रहता है, एक साथ नहीं छूटता है, ताकि मिट्टी जो है क्या हो, कट ना करे, सॉइल इरोजन ना हो। उसकी वजह से आराम से जो मिट्टी बैठती जाती है और पानी भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। इन दिस सिस्टम पर्टिकुलर पाइप लगे रहते हैं, बता चुका हूँ आपको, रोटेटिंग नोजल्स लगे रहते हैं और धीरे धीरे पानी जो है छोड़ते जाते हैं। घास वगैरह में आपने दे रखा होगा, आपने देखा होगा आसपास कहीं पार्क वगैरह हो या फिर कहीं जो है कहीं लॉजेस वगैरह जो होंगे, स्कूल्स में भी देखा होगा शायद आपने, तो वहाँ जो क्या होता है इस तरह से पाइप लगे रहते हैं छोटे छोटे, वो नोजल घूमता है और छिड़काव कर देता है। तो पानी देने के तरीके कैसे भी दे सकते हैं, बस तरीके आपको पता होने चाहिए, पेपर में आते हैं। मॉडर्न मेथड्स क्या है, आधुनिक तरीके, सॉल्यूशन भी करा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वैसे गूगल पर प्रोवाइड हैं, आपको फ्री में आपको समझा के करा दूँगा। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सिस्टम है आजकल के हिसाब से। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके पानी जो है जड़ों पे, बिल्कुल जड़ों पे मिलता है प्लांट्स के। द रूट्स ऑफ प्लांट, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। आजकल जो ये अपनाया जा रहा है, इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर वाटर डेफिशिएंट रीजन्स। दिस मेथड इज यूज फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट, ये खास करके फलों में और जो फूलों में जो है प्लांट्स की खेती में करते हैं। इस प्रणाली में पानी को पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके छोड़ा जाता है। इस तरह से पाइपिंग की जाती है कि जो जड़ होती है ना, जो प्लांट्स की, जो क्रॉप्स की जड़ होती है, वहाँ जाके पानी एकदम ड्रॉप करता है, छूटता है। ये सिंचाई की सबसे किफ़ायती विधि है। ये पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इस विधि का प्रयोग जो है फल और फूल वाले पौधों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है क्या है, मोटर लगी हुई है, पाइप लगा हुआ है, इस तरह से पाइपलाइन बिछी रहती है। हर प्लांट के पास एक इस तरह से पाइप छोड़ा जाता है जड़ के पास, और बिल्कुल जड़ पे जो है बूंद बूंद करके आराम से पानी पहुंच जाता है, आराम से। और जड़ को ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, जड़ तक पहुंच जाए पानी। ऊपर बहुत से क्या होता है, मिट्टी ऊपर रह जाती है, पानी जड़ तक नहीं पहुंच पाता पानी। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल जड़ पे पानी पहुंचे, जड़ पे पानी पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, आराम से जो पेड़ पौधे होंगे। तो ड्रिप प्रणाली हो गया। अब है लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिए। लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम, समटाइम इन सम प्लेसेस वाटर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन टू फील्ड्स एज लेवल द फील्ड इज हाइगर देन डेट ऑफ द सोर्स। देखिए याद रखिए, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहीं आप ध्यान देंगे ना तो आराम से पढ़ पाएंगे। देन डेट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर इन सच प्लेसेस ऑफ लिफ्ट इरीगेशन स्कीम इज इंस्टॉल्ड टू लिफ्ट वाटर ऑफ फॉर इरीगेशन पर्पज फ्रॉम रिवर्स, कैनल्स, सरफेस वाटर बॉडीज। नीचे से पानी निकाल दीजिए, अंडरग्राउंड वाटर्स जो होते हैं। इट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इनटेक वेल विच इन टर्न सप्लाइज वाटर थ्रू एन इनटेक पाइप। कभी कभी कुछ स्थानों पर खेतों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि खेत का स्तर, उसका लेवल जो होता है ना, कभी कभी ऐसी जगह होती है वाटर लेवल जो बहुत नीचे होता है, तो वहाँ पानी नहीं निकल पाता आराम से। ऐसे स्थानों में नदियों से आसपास जो कैनाल्स हैं, ठीक है, वहाँ से जो पानी हम जो है यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए। पानी उठाने के लिए एक लिफ्ट सिंचाई योजना स्थापित की जा रही है। वहाँ से हम जो क्या करते हैं, पानी को जो है इकट्ठा करते हैं एक जगह पे और फिर धीरे धीरे खेतों में छोड़ते हैं। स्थापित इसके लिए एक इनटेक वेल बनाए जा रहे हैं, वेल टाइप बनाए जा रहे हैं, तो कुएँ बनाए जा रहे हैं। निर्माण की आवश्यकता है जो बदले में एक इनटेक पाइप माध्यम से पानी की आपूर्ति दे सके। नदियों से, तालाबों से, जो भी आपके आसपास खेतों के हैं, वहाँ से पानी को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके इस तरह से पाइपलाइन बिछाई जाती है तो खेतों में जाके पानी छोड़ा जा सके, जहाँ का वाटर लेवल जो है डाउन होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है, वहाँ की जो मिट्टी का जो एरिया है, वहाँ का मिट्टी का जो लेवल है पानी का वो बहुत नीचे है, वहाँ समर या फिर जो है नल वगैरह काम नहीं करते, तो वहाँ से पानी कैसे उगाया जाए,
ट्यूबवेल काम नहीं करते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, अब ऐसा काम किया जा रहा है बहुत सारे शहरों में, पानी की कमी है, नदियों से पानी को इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे, बैरल ट्यूबवेल बनाते हैं, एक ऐसा एरिया बना देते हैं, पानी को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से इस तरह से पाइपलाइन बिछाई जाती है, जगह जगह पे पानी दिया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये पानी आ रहा है, देखिए नदियों से पानी और इकट्ठा किया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप दूसरी उसमें सिस्टम में, और फिर पाइपलाइन बिछा के इसमें देखिए खेत में पानी छोड़ा जा रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, जल भराव। पानी उतना ही दो जितना उसको ज़रूरत है, पानी ज़्यादा भी भाई बेकार है ना, कभी कभी बारिश हो जाती है तो फसल मारी जाती है। इस वजह से जितने, मान लो हमें एक गिलास प्यास है, एक गिलास पानी की प्यास है, तो एक गिलास ही में पानी पीना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 गिलास पी जाएं, पेट की दिक्कत होगी। तो जितना प्लांट्स को ज़रूरत है उतना ही हम पानी देंगे। व्हेन टू मच वाटर इज़ गिवन टू द सॉइल, जब ज़्यादा पानी दे दिया जाता है, इट बिकम्स वेट, गीली हो जाती है, वाटर एक्यूमुलेट्स अराउंड द प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड द एक्सेसिव इरिगेशन और वाटर लॉगिंग। उसे एक्सेसिव इरिगेशन कहते हैं या वाटर लॉगिंग कहते हैं। जब मिट्टी को बहुत अधिक पानी दिया जाता है तो वे गीली हो जाती हैं, पौधों के चारों ओर पानी जमा हो जाता है, इसे अत्यधिक सिंचाई या जल भराव कहते हैं। जैसे जल भराव हो गया। एक्सेसिव इरिगेशन इज हार्मफुल टू द क्रॉप, भाई फसल को बहुत नुकसान करेगा। अत्यधिक सिंचाई निम्नलिखित प्रकार से फसल के लिए हानिकारक होती है। एक्सेसिव वाटर एंड वेट सॉइल डू नॉट परमिट प्रॉपर इरिगेशन ऑफ द सीड रूट प्लांट्स, जड़ों के लिए बेकार है। अधिक पानी और गीली मिट्टी पौधों के बीज या फिर जड़ को जो है बेकार बना देती है, ख़राब कर देती है। वाटर लॉगिंग इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, क्यों? वाटर लॉगिंग क्या होता है, ज़्यादा पानी मिलेगा तो पानी में होता है नमक, और नमक फिर जब पानी सूखेगा तो जड़ों को, प्लांट्स को नमक ज़्यादा मिल जाएगा, धूप निकलेगी तो सॉइल डैमेज हो जाएगी, और डैमेज होने के बाद जो है फसल नहीं होगी, फर्टिलिटी उसकी चली जाएगी। जल जमाव से मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, यानी नमक की जो मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी जो उसकी उर्वरकता जो ख़राब हो जाती है। वाटर लॉगिंग आप देख सकते हैं, देखिए कहीं बारिश की वजह से जो है खेत में पानी भर गया है, कहीं क्या होता है ट्यूबवेल चला देते हैं भाई साहब और भूल जाते हैं, रात में चलाया और उसे बंद करना ही भूल गए तो पानी भर जाता है। तो जल, कभी कभी बारिश की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ये जल भराव है, ये भी नुकसान है। खेती बाड़ी भाई ऐसे ही नहीं हो जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। तो आप समझ रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल चीज़ है आसपास के। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा फसल जब उगती है, गन्ना गेहूँ किसी की भी, तो आसपास ना छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स खाद वगैरह हम जो दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, तो हमारी क्रॉप्स तो ले रही है, उसके साथ साथ वो अनवांटेड प्लांट्स भी ले रहे हैं, वो भी उग रहे हैं जबकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप घर में बैठे थे खाना खाने के लिए, अचानक से बाहर कोई आ गया, अब उसकी नज़र आपके खाने में पड़ गई। अब क्या होगा, या तो आपको शेयर करना पड़ेगा या फिर आप खाना उठा दोगे बाद में खाओगे, तो उसमें खाना जो होगा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, फिर आपका मन भी नहीं करता उस चीज़ का। तो इसी तरह से जो क्रॉप्स असलियत में जैसे खाना मिलना चाहिए था, उसे मैन्योर फर्टिलाइज़र पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ अनवांटेड प्लांट्स भी ले जाएंगे, फ्री में मजे लूट जाएंगे। देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो उसे कहते हैं खरपतवार। वो हमें टाइम टू टाइम नराई करनी पड़ती है, इसे कहते हैं नराई करना, यानी उन प्लांट्स को हटाना। वीड, अनडिजायरेबल प्लांट्स डेट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, नेचुरली उग जाते हैं, कोई उगाता नहीं है, उसे कहते हैं वीड्स, खरपतवार। खरपतवार यानी कि फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाली अवांछित पौधे खरपतवार कहा जाते हैं। वीडिंग एक प्रोसेस होता है, निराई करना, जुताई, निराई या गुड़ाई करना, जैसे खुरपी से की जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, उसे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिसाइड्स भी, यानी कि उसमें जो दवा वगैरह होती है, वीडिसाइड्स कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। बहुत से लोग वीडिसाइड्स भी डालते हैं कि हाथ से मेहनत ना करनी पड़े, कौन जो है जाके, कोई मान लो बहुत ज़्यादा एरिया है तो कौन नराई करेगा, क्योंकि उसके लिए लोग चाहिए, पैसे लगेंगे, तो उस क्या करते हैं वो लोग वीडिसाइड यानी केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि वो प्लांट्स जो नीचे जो मर जाएँ। लेकिन उससे जो ना क्रॉप्स को भी नुकसान हो जाता है कभी कभार, क्योंकि जब आप पानी देंगे तो वो सारे जो केमिकल नीचे जाएगा। खरपतवार नामक कुछ रसायन को भी हम यूज़ करते हैं नियंत्रित करने के लिए खरपतवार को। फॉर एग्जांपल आजकल दे रखे हुए हैं 2,4-D हो गया, ठीक है, एसिड हो गया, थाइल ईस्टर, ग्लाइफोसेट, ये सब दे रखे हैं। उदाहरण के लिए 2,4-D हो गया, डाइक्लोरोनोफ्लोरेसिटिक एसिडिक हो गया, इथाइल एस्टर हो गया, ग्लाइफोसेट आदि ये सब हो गए। न मैनुअल, ये सब क्या है, वीडिसाइड्स के नाम हैं। न मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, अपरूटिंग और कटिंग द क्लोज ऑफ द ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिकल, खुरपी, जैसे खुरपी कहते हैं, नराई करनी पड़ती है खुरपी से, मैनुअली करनी पड़ती है, हाथ से वो ना करनी पड़े, इसलिए हम वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन करना नहीं चाहिए, मैनुअली करना चाहिए यार। निष्कासन समय पर ज़मीन पर कितना जो केमिकल हम खाएंगे, हर चीज़ में वैसे भी केमिकल मिला हुआ आ रहा है। तो ज़मीन के करीब खरपतवार को उखाड़ कर
या फिर बहुत से लोग उखाड़ देते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पौधे तो होते हैं, घास सी जो उग जाती है उनको काट देते हैं या फिर खुरपी से जो नराई कर देते हैं, उसको हटाना, दराती भी कहते हैं, खुरपी भी कहते हैं, उसे सीड ड्रिल की मदद से हटा देते हैं और जो है अनवांटेड प्लांट जो है फिर ग्रो नहीं करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ये आप देख रखे हैं ऐसे तरीके के वीडिसाइड जो हम छिड़कते हैं, केमिकल्स होते हैं इसमें। अब बात आती है भाई, प्रिपेयर कर लिया, मिट्टी उगा दी, बुवाई कर दी, सीड उगा दिया, पानी दे दिया, मैन्योर हो गया, सब चीज़ समझ गए, इरिगेशन समझ गए तरह तरह के। अब आएगी बात जब फसल तैयार हो गई है भैया जी, अब आएगी बात हार्वेस्ट करने की कि भैया अब कटाई की जाए, कि फसल अब तैयार हो गई है तो उसकी कटाई की ज़रूरत पड़ती है। हार्वेस्टिंग यानी कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, उग जाती है, फिर हम करते हैं उसकी कटाई। फसल के पारंपरिक होने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। हार्वेस्टिंग संचयन, इट कैन बी डन मैनुअली, मैनुअल भी हाथ से भी की जाती है, पहले हाथ से दराती लेके उससे कराई जाती थी। हंसियाँ बोलते हैं जी, हंसियाँ बोलते हैं, दराती से उसे काटते थे, लेकिन अब मशीन आ गई है भाई, और वह मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, मशीन को जो हार्वेस्टर कहते हैं। और कंबाइन इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग एंड थ्रेशिंग। फिर जब फसल हम काट लेते हैं तो फसल जो पेड़ होते हैं उन्हें अलग अलग कर देते हैं, और जो बीज उसमें जो हमें चाहिए होता है, गेहूँ के बीज जो उसमें गेहूँ या चावल जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमने उगाया वो एक तरफ करते हैं, तो विनोइंग और थ्रेशिंग कहते हैं। इसे हंसियाँ दराती की सहायता से हार्वेस्टर या कंबाइन नामक मशीन द्वारा मैनुअल रूप से किया जा सकता है। तो उसे किया जा सकता है, कटी हुई फसल को जो है अनाज को अलग कर देते हैं, भूसे को अलग कर देते हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को अनाज को भूसे से अलग किया जा सकता है। थ्रेशिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने गेहूँ की फसल काटी तो पूरा पौधा कटता है। अब उसमें इस तरह से पहले हम मारते थे ताकि उसमें गेहूँ छिटक कर जो अलग अलग हो जाए, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। यानी कि बालों में से जो बाल होते हैं गेहूँ के, उसमें से गेहूँ का अलग होना, अनाज का अलग होना, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द कट क्रॉप्स। थ्रेशिंग कटी हुई फसल भूसे को अलग करना, अनाज को अलग करना, अनाज या बीज को अलग करने की प्रक्रिया है, थ्रेशिंग कहलाती है। विनोइंग क्या होता है, अब जब अलग किया तो गेहूँ अलग हुए तो गेहूँ में थोड़ा बहुत तो भाई कंकड़ या फिर उसकी जो क्रॉप था उसकी थोड़ी बहुत गंदगी आई जाएगी उसमें। अब उसको गेहूँ को बिल्कुल साफ़ करना, छटक कर। क्या करते थे हम, साइड में पंखा लगा लेते थे, एक सूप टाइप का होता है और तूफ़ानी पंखा चलता रहता था, और इस तरह से हम जो है उसको करते हैं सूप से। जैसे कि जो देख रखे हैं आप में भेंजी कर रही हैं, उससे क्या होता है मिट्टी उसके कंकड़ जो अलग अलग हल्के वो अलग हो जाते हैं, गेहूँ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अब तो मशीन आ गई है तो गेहूँ अलग होते चले जाते हैं और वो सब चीज़ अलग हो जाती है अपने आप ही। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम ग्रेन्स यूजिंग एयर। विनोइंग सूप हवा का उपयोग करके अनाज से भूसे को अलग करना है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब बात आ गई, अब अनाज अलग हो गया, अब उसको स्टोर करना। भाई खेत में गेहूँ को छोड़ नहीं सकते ना खुला, वो चोरी हो जाएगा, चाहे बारिश हो गई तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको कट्टों में बंद करके या फिर किसी में भी आपको स्टोर करके आपको एक स्टोर में रखना पड़ता है। जैसे आलू उगाए तो कोल्ड स्टोर में रखते हैं बहुत से लोग, वरना घर पे तो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, या फिर हैंड टू हैंड बेच देते हैं। तो इस तरह से स्टोर बनाए रहते हैं, या फिर घर पे भी हम जो है इस तरह से इंतजाम करते हैं, उसमें दवा गोली डाल के रखते हैं, नीम की गोली डाल के रखते हैं ताकि वो अनाज ख़राब ना हो जाए, फिर उसको टाइम टू टाइम से बेच देते हैं। फार्मर्स हैव टू स्टोर ग्रेन्स ऑन जूट बैग्स में जो है हम जो उसको रखना चाहिए। मेटेलिक बिन या फिर मेटेलिक बिन, जैसे हमारे घर में डिब्बे होते हैं, कनस्तर वगैरह वो होते हैं बड़े जो है गांव वगैरह में होते हैं, शहर में भी बहुत से लोगों के यहाँ पे हैं जिसमें हम गेहूँ वगैरह स्टोर कर रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोर और ग्रेन्स इज डन सिलोस एंड ग्रेनियर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स और इंसेक्ट्स। इन सब से बचा के रखने के लिए हम जो उसमें ये सब डालते भी हैं। किसानों को अनाज जूट के थैले में रखना चाहिए या फिर डिब्बे में रखने चाहिए, धातु का बना हुआ। हालांकि अनाज को चूहे और कीटों से बचाने के लिए उसमें साइलो और अन्न भंडारण में बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। उसमें साइलो वगैरह से जो है हम बचाने के लिए उसमें कुछ हम जो दवाई गोली भी डालते हैं जो कि आपके ग्रेन्स को जो ख़राब नहीं होने देता। कहीं जो है, अब ये हमने पढ़ लिया जी स्टोरेज के बारे में, फसल खेती के बारे में। कहीं खेती कई और तरीके की होती है, और तरीके से मतलब जो है पशुपालन भी होता है। भाई कुछ लोग फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत से लोग तो जो है खाली वो करते हैं खेती बाड़ी, गेहूँ चावल फल फूल की। बहुत से लोग जानवर पालते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं अर्थवर्म्स की खेती करते हैं, बहुत से लोग स्नेक फार्मिंग करते हैं, बहुत से लोग मुर्गी पालन करते हैं, बहुत से लोग मछली पालन करते हैं। तो वो भी फार्मिंग है ना भाई,
वो भी तो फार्मिंग हुई। उसमें बेशक हम कुछ उगाते नहीं हैं, लेकिन करते तो मेहनत है। उसमें भी एक तरह की फार्मिंग है, लार्ज एरिया में की जाती है, उसमें भी प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें भी हमें मैनेजमेंट किया जाता है, देखना पड़ता है। तो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु पालन। एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड। फार्मर्स क्या करते हैं, एनिमल्स को जो अच्छे से फूड प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, उनकी केयर करते हैं, खाना देते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, जैसे फसल की करते हैं। व्हेन इट इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। वो धीरे 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 लार्ज स्केल पर बढ़ती चली जाती है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। घर में, फार्म्स में या खेतों में पाले गए जानवरों को उचित भोजन कराना, उनको आश्रम देना, ठीक है, उनकी देखभाल करना, इन सबको हम बड़े पैमाने पे जब हम करते हैं, एक दो भैंस नहीं, एक दो गाय नहीं, तो बहुत बड़े पैमाने पे हम इस चीज़ को करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, उसे हम पशुपालन कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के प्रकार। डेयरी खुली हुई जगह जगह पे, रियरिंग ऑफ काव, जहाँ पे काव और बफेलो पाली जाती हैं, गॉट पाली जाती हैं, बकरी, जिससे हम दूध जो है निकाल देते हैं, उनसे दूध ले लेते हैं, उनको भाई उनकी देख रेख करते हैं और उसके बदले वो हमें क्या देती हैं, दूध दे देती हैं। अब तो भाई बहुत हालत ख़राब की जा रही है, ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा के दूध जो निकाले जा रहे हैं। इंसान का लालच इतना बढ़ गया है एनिमल हस्बेंड्री को भाई थोड़ी बुरी तरह से जो है इस बार आजकल जो एनिमल हस्बेंड्री की जा रही है, इस तरह से ना किया करें प्लीज़। जितना वो दे रहे हैं उतना ही जो है आप लीजिए। रियरिंग ऑफ काव हो गए, बफेलो हो गए, गॉट गेट, डेयरी में देख रखा है अपने, डेयरी खुली हुई है, वहाँ पे दूध और दही वगैरह जो है, दूध लेते हैं, उससे दही वगैरह वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उत्पाद करते हैं और जो है बेचते हैं। डेयरी व्यवसाय, दूध, दही आदि जैसे डेयरी उत्पाद प्राप्त करने के लिए गाय भैंस को पाला जाता है और उनको जो है डेयरी प्रोडक्ट जो है उनसे बनाए जाते हैं। अब है पोल्ट्री, रियरिंग ऑफ चिकन्स, डक्स, गीस, टर्की एक्सेट्रा, इनको पाला जाता है ताकि उनसे उनकी जो मीट बनाई जा सके और उनसे जो एग, अंडे लिए जा सकें। मुर्गी पालन, मांस और अंडे के लिए फार्मिंग की जाती है, यानी कि उनकी एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, उनको पाला जाता है, पशुपालन किया जाता है। मुर्गी हो गई, बतख हो गई, हंस हो गई, टर्की हो गई, ताकि उनका मीट भी हमें मिल सके जब उनका यूज़ ना रहे, और जब तक अंडे दे रही है, जब तक अंडे काम निकल रहा है, नहीं तो फिर जो उसे बाजार में बेच देते हैं, काट के खा लेते हैं लोग बाग। तो ये भी बहुत, अब तो मुर्गियों में भी इंजेक्शन दे दे के बहुत बुरी तरह से जो अंडे जो है निकाले जा रहे हैं, और बिल्कुल जो वही मुर्गी जो है इंसान खा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है इंसान को जो है अटैक करेगा बॉडी में। फिशरीज़ हो गई, मछली पालन भी किया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ फिश, बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में, लार्ज एरिया में, लार्ज स्केल पे जो है हैचरीज की जा रही हैं, यानी कि मछली पालन किया जा रहा है। अब है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन भी किया जा रहा है। बहुत जगह होता है शहद निकालने की, डिब्बा टाइप बना देते हैं, उसमें चीनी का घोल जो है हम क्या करते हैं, उसमें चीनी का घोल लगा देते हैं, और मधुमक्खी जो है उस मिठास को जो सूंघ के फूलों में से ले लेके आती है, उसे लगता है कि शायद यहाँ पे शहद है, वो शहद को जो ला के खट्टा करती चली जाती है। तो ये मधुमक्खी पालन भी किया जा रहा है। रियरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खी पालन भी किया जा रहा था ताकि शहद मिल सके, शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा है। तो ये था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल को कैसे उगाएं, फसल क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होती है, बहुत सारा चीज़ आपने पढ़ी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे की वीडियो थी, आप लोगों ने मेरा यहाँ तक सहयोग किया, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं छत पर बैठा हुआ, एजुकेशन मिल रही है, ले लो यार, NCERT की एजुकेशन है। मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट अब आपको देखने को मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी चिंतित ना हो। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए, और आपसे एक और बात कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान बांटते रहिए, और छोटे छोटे बच्चों को आप जो पढ़ा सकते हैं इसी के माध्यम से, अगर आप बड़े हैं तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए, एंजॉय कीजिए। तो मैं अंशुल गोस्वामी, मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।